नमस्कार, मैं विजयपाल क्लास 10th के चैप्टर 3 के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत करता हूं। ये लास्ट जो पार्ट है MCQ बेस्ड टेस्ट है। 5 जो वीडियो हमने बनाए हैं, जो पांचों पूरे कंप्लीट चैप्टर को कवर कर रहे थे, उसी के बेस पे हमने 40 MCQs बनाए हैं जो पूरे चैप्टर को रिवाइज़ करेगा। चाहे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, चाहे वो NTSC या किसी और एग्ज़ाम के लिए। ये 40 क्वेश्चन अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये MCQs आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रेशम मार्ग से किस किस सामान का व्यापार होता था? आप लोग जानते हैं रेशम मार्ग चीन से लेकर के ना यूरोप तक फैला हुआ था, जो लगभग 6000 किलोमीटर लंबा रास्ता था। इसके बेस पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रेशम का यानी कि सिल्क का, दूसरा ऑप्शन है चीनी पोल्ट्री यानी कि चीनी जो बर्तन है उनका, तीसरा ऑप्शन है कपड़े एवं मसालों का, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, कौड़ियाँ, कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि कौड़ियों के दाम ये चीज़ बिक रही है, मतलब बहुत कम उसका रेट एक प्रकार से। तो कौड़ियाँ जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में 1000 सालों से भी ज़्यादा समय से इस्तेमाल होता रहा था, किस देश के समुद्र में पाई जाती हैं? आपका ऑप्शन है, पहला है भारत, दूसरा श्रीलंका, तीसरा मालदीव और चौथा बांग्लादेश। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, मालदीव। मालदीव के समुद्र पे ये कौड़ियाँ पाई जाती हैं और ये एक साइड में चीन तक और दूसरी साइड में अफ्रीका तक इसका प्रसार है, और इन देशों में ये व्यापार के लेन देन के रूप में इस्तेमाल की जाती रही हैं। अगला सवाल, निम्न फसलें जैसे आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि ये फसलें हैं, हमारे देश में कहाँ से आए हैं? कहने का मतलब ये ओरिजिनली भारत से संबंधित नहीं है। आपको इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से, दूसरा ऑप्शन है अमेरिकी महाद्वीपों से, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी एशिया से, और चौथा ऑप्शन है अफ्रीका से। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, अमेरिकी महाद्वीपों से। अमेरिकी महाद्वीपों में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र है, ये सब शामिल है। जब यूरोप के लोगों ने अमेरिका को खोज लिया था तो वहाँ से इन चीज़ों को या इन फसलों को ये लोग लेकर के ना अपने साथ यूरोप और एशिया तक पहुँचते हैं, और इन्हीं के थ्रू ही ये हमारे पास आई हैं। अगला सवाल, किस यूरोपियाई देश में 1840 के दशक में बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो जाने के कारण लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले जाते हैं? तो आपको वो यूरोपियाई देश बताना है जिसमें आलू की खराब होने के कारण, फसल खराब होने के कारण बहुत से लोग की डेथ हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा स्पेन, तीसरा पुर्तगाल, चौथा आयरलैंड। तो इसका सही जवाब है आयरलैंड, डी ऑप्शन। क्योंकि यूरोप में आलू लोगों की आहार का, लोगों की खाने का एक मुख्य भोजन था, और आलू की कमी होने की वजह से गरीब लोगों का भोजन पर्याप्त नहीं हुआ था, और अंततः बहुत से लोगों की इसमें डेथ हो गई थी। और ये विशेष रूप से आयरलैंड जो यूरोपीय देश है उस देश में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अगला सवाल, किन 2 अमेरिकी देशों से निकलने वाली धातुएं, खासतौर से चांदी, ने यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले व्यापार को गति प्रदान की? आपको उन 2 देशों के बारे में बताना है जहां से यूरोप में जो चांदी आ रही है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। पहला है इंग्लैंड और फ्रांस।
दूसरा ऑप्शन है यूएसए और मैक्सिको, तीसरा है ब्राज़ील और पेरू, और चौथा ऑप्शन है मैक्सिको और पेरू। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, मैक्सिको और पेरू। आप लोग जानते हैं कि मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है और पेरू दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का देश है। तो ये दोनों देश हैं, यहाँ से निकलने वाली चांदी है उसने यूरोप की संपदा को, यूरोप की वेल्थ को बढ़ावा दिया और यहाँ लोगों का अट्रैक्शन पैदा किया। अगला सवाल, 16वीं सदी के मध्य तक अमेरिका को उपनिवेश बनाने में अग्रणी 2 यूरोपीय देश कौन से हैं? यानी कि शुरुआत में अमेरिका को अपने अधिकार में करने वाले 2 यूरोपियाई देश कौन से हैं? ऑप्शंस आपके हैं इंग्लैंड और इटली, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी और फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है स्पेन और फ्रांस, और चौथा ऑप्शन है पुर्तगाल और स्पेन। तो सही उत्तर है इसका डी ऑप्शन, पुर्तगाल और स्पेन। ये शुरुआती 2 यूरोपीय देश हैं जिन्होंने अमेरिका में अपना कब्जा किया था। हालांकि बाद के समय में ये देश अपना जो उपनिवेश है उसको बरकरार नहीं रख पाते हैं और इंग्लैंड और फ्रांस हर जगह इनको रिप्लेस करते हुए चले जाते हैं और अपने कब्जा करना शुरू कर देते हैं। अगला सवाल है, किस देश के सैनिकों के साथ पहुंचे चेचक नाम की महामारी ने अमेरिकी क्षेत्र के पूरे समुदायों को खत्म कर दिया? आपको उन सैनिकों को, उस देश के सैनिकों के बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा पुर्तगाल, तीसरा फ्रांस, चौथा हॉलैंड या डच। दोनों ही नाम इस एक ही देश के हैं, हॉलैंड या डच एक ही नाम के हैं। आजकल इसको हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। तो सही उत्तर है स्पेन। स्पेन के सैनिकों के साथ चेचक नाम की महामारी जाती है और जितना ज़्यादा नुकसान स्पेन के हथियारों ने नहीं किया जितना चेचक नाम की बीमारी ने किया, और इजीली पूरे अमेरिकी क्षेत्र को जीतने में इस बीमारी ने यूरोप के लोगों की मदद की। अगला सवाल, 18वीं सदी के मध्य तक भी एशिया के उन देशों के नाम बताओ जिनका दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। यानी कि 18वीं सदी के मध्य तक भी दुनिया के 2 अमीर एशियाई देशों के नाम बताने हैं। तो पहला ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है चीन और जापान, तीसरा ऑप्शन है जापान और भारत, चौथा ऑप्शन है भारत और चीन। तो इसका सही जवाब है भारत और चीन, डी ऑप्शन। ये दोनों देश हैं आज यूरोप और अमेरिकी जो देश हैं वो दुनिया की जो एक प्रकार से धनी देशों में आते हैं, लेकिन प्राचीन काल से लेकर के ना 18वीं सदी के मध्य तक इन दोनों देशों का दुनिया के सबसे अमीर देशों में नाम रहा है। अगला सवाल, 19वीं सदी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में, यानी कि इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक एक्सचेंज हो रहा है उसमें किस तरह की गतियों या प्रवाहों, एक्सचेंज के बारे में, फ्लो के बारे में बताया है। तो 3 प्रकार की गतियां या प्रवाह कौन कौन से हैं ये ऑप्शन देख के आपको बताना है। पहला है व्यापार का प्रवाह, दूसरा है वस्तुओं का प्रवाह, तीसरा है पूंजी का प्रवाह, चौथा है श्रम का प्रवाह, और पांचवा एक और ऑप्शन मैंने इसमें ऐड कर दिया है वो है सभी का। तो सही जवाब है इसका सभी का, चाहे वो व्यापार हो, वस्तुएं हो, पूंजी हो और श्रम, इन सभी का प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में अर्थशास्त्रियों के द्वारा देखा जाता है। अगला सवाल, कॉर्न लॉ कानूनों का संबंध किस देश से है? कॉर्न का मतलब मक्का है, मक्का से संबंधित कानून का संबंध किस देश से है? पहला है इंग्लैंड, दूसरा है रूस, तीसरा है अमेरिका, चौथा है जापान। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, इंग्लैंड। इंग्लैंड में कॉर्न लॉ बनाया गया था जिसके तहत दूसरे देशों से जो मक्का आयात होता है इंग्लैंड में उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था ताकि दूसरे देशों से मक्का इंग्लैंड में ना आ सके। तो इसका सीधा सा मतलब है इंग्लैंड का कॉर्न लॉ से संबंध है। अगला सवाल, 19वीं सदी में यूरोप में लगातार या लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे? ऑप्शंस आपके, ए ऑप्शन 5 करोड़, बी ऑप्शन 10 करोड़, सी ऑप्शन 15 करोड़ और डी ऑप्शन 20 करोड़।
तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। 5 करोड़ लोग हैं जो यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाके बस जाते हैं। हालांकि अगर पूरी दुनिया की बात करें लगभग 20 करोड़ लोग हैं 19वीं शताब्दी में एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर के ना अपने आप को सेटल करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस दशक तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था ग्लोबलाइज्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी दुनिया के सामने स्पष्ट हो गई थी या सामने आ चुकी थी? आपको वो समय बताना है। ए ऑप्शन है 1860 के दशक तक, बी ऑप्शन 1870 के दशक तक, सी ऑप्शन 1880 के दशक तक और डी ऑप्शन है 1890 के दशक तक। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, 1890 के दशक तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था, यानी कि पूरी दुनिया की जो कृषि है वो आपस में कनेक्टेड हो चुकी थी। अगला सवाल, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना वृद्धि हुई? वर्ल्ड जो ट्रेड है उसमें कितना टाइम जो वृद्धि मतलब बढ़ोतरी होती है इस 100 सालों के दौरान? तो ऑप्शन आपके हैं, ए ऑप्शन है 10 से 20 गुना, बी ऑप्शन है 30 से 40 गुना, सी ऑप्शन है 25 से 50 गुना और डी ऑप्शन है 25 से 40 गुना। इस सवाल का सही जवाब है डी ऑप्शन, लगभग 25 से 40 गुना तक विश्व व्यापार में बढ़ोतरी हो देखी जाती है 1820 से 1914 के बीच में। अगला सवाल, इस व्यापार में यानी कि जो विश्व व्यापार है इसमें कितना हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी कि गेहूं, कपास और कोयले का है? तो ये जो विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना बढ़ोतरी हो रही है इसमें प्राथमिक उत्पादों का क्या रोल है, कितना % भाग है? ऑप्शन आपके हैं, ए 40%, बी 50%, सी 60% और डी 70%। तो सही जवाब है इसका सी ऑप्शन, 60% रेशियो है, शेयर है वो प्राथमिक उत्पादों का है यानी कि कपास, गेहूं और कोयले का है। अगला सवाल, यूरोप के ताकतवर देशों की कब और कहां बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया? ऑप्शंस हैं 1885 में लंदन में, बी ऑप्शन है 1871 में फ्रांस में, सी ऑप्शन है 1871 में पेरिस में, डी ऑप्शन है 1885 में बर्लिन में। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, 1885 में बर्लिन जो जर्मनी का शहर है यहाँ पर यूरोप के ताकतवर देश बैठते हैं और अफ्रीका का मैप लेकर के ना और स्केल पेंसिल से उस पे लाइनें खींच के आपस में बांट लेते हैं। इसलिए अगर आज हम अफ्रीका का मानचित्र देखें तो बहुत से देशों की जो बाउंड्रीज हैं बिल्कुल सीधी हमें दिखाई देती हैं। अगला सवाल, किस समय तक यूएसए भी एक औपनिवेशिक ताकत बन चुका था? आप लोग जानते हैं कि अमेरिका भी कभी इंग्लैंड का गुलाम रह चुका था और बाद में वहाँ पे क्रांति होती है, 13 उपनिवेश इकट्ठे हो जाते हैं और अमेरिका के जो लोग हैं वो इंग्लैंड के खिलाफ संघर्ष करते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। तो ऐसा देश जो कभी इंग्लैंड का गुलाम था वो एक औपनिवेशिक ताकत यानी कि कॉलोनाइज्ड कंट्रीज में कब कैसे डेवलप हो जाता है या कब तक डेवलप हो जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1890 के दशक तक, बी 1900 तक, सी 1910 के दशक तक और डी 1914 तक। सही उत्तर है ए ऑप्शन, 1890 के दशक तक अमेरिका है वो भी एक औपनिवेशिक देश बन गया है यानी कि उसने भी दुनिया में अपने उपनिवेश बसा लिए हैं। अगला सवाल, रिंडरपेस्ट नामक मवेशी प्लेग कब और किस देश के सैनिकों से फैला? ऑप्शन ए है 1780 के दशक में इटली के सैनिकों से, ऑप्शन बी 1880 के दशक में इटली के सैनिकों से, ऑप्शन सी 1790 के दशक में इटली के सैनिकों से और ऑप्शन डी है 1890 के दशक में इटली के सैनिकों से। मतलब चारों ऑप्शन ए में इटली है तो ये तो क्लियर है कि इटली के सैनिकों से फैला है और सही जवाब इसका जो है वो है 1780 के दशक तक, नहीं सॉरी इसका बी ऑप्शन सही है, इसका 1880 के दशक तक
इटली के सैनिकों के द्वारा ये मवेशी प्लेग है, ये फैला जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में एक जगह है इरिटिया, यहाँ से इस प्लेग की शुरुआत होती है। कहते हैं कि एशिया से जो पशु भेजे गए थे मांस के लिए, खाने के लिए सैनिकों के, उन पशुओं के साथ ये जो प्लेग है फैलता है और फिर अफ्रीका में फैल जाता है। और आप लोग जानते हैं कि अफ्रीका के 90% जो मवेशी हैं वो इस प्लेग से, इस बीमारी से मर जाते हैं। अगला सवाल, 19वीं सदी में किन दो एशियाई देशों से लाखों मजदूरों को काम करवाने के लिए विभिन्न देशों में दूर दूर तक ले जाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला है भारत और श्रीलंका से, दूसरा ऑप्शन है भारत और बर्मा से, तीसरा है भारत और चीन से, चौथा ऑप्शन है चीन और बर्मा से। तो सही उत्तर है इसका सी ऑप्शन, भारत और चीन से लाखों मजदूरों को अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, कैरेबियाई क्षेत्र में, इन सभी देशों में काम करवाने के लिए ले जाया जाता है। अगला सवाल, भारतीय अनुबंधित श्रमिकों, अनुबंधित मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर है, को मुख्य रूप से कहाँ ले जाया जाता था काम करवाने के लिए? तो पहला ऑप्शन है कैरेबियाई द्वीप समूह में, दूसरा मॉरिशस में, तीसरा फिजी में और चौथा है उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी में ही भारतीयों को काम करवाने के लिए ले जाया जाता था। अगला सवाल, चटनी म्यूजिक किस द्वीप समूह में लोकप्रिय है? ऑप्शन ए त्रिनिडाद, बी गुयाना, सी सूरीनाम, चौथा ए और बी। तो डी ऑप्शन सही है, ए और बी, यानी कि त्रिनिडाद और गुयाना, ये कैरेबियाई दो द्वीप समूह है। यहाँ पे चटनी म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसमें भारतीय और कैरेबियाई दोनों कल्चर को मिक्स करके बनाया गया है। अगला सवाल, किस वर्ष अनुबंधित श्रमिकों को बाहर ले जाने वाली मानवीय, अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था को राष्ट्रवादी नेताओं के दबाव के चलते समाप्त कर दिया गया? यानी कि इस अमानवीय जो अपमानजनक क्रूर व्यवस्था है, इसको ख़त्म करने के लिए राष्ट्रवादी नेताओं के दबाव के चलते कब ख़त्म कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा? ऑप्शन ए 1901 में, ऑप्शन बी 1911 में, सी 1921 में और डी 1931 में। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, 1921 में इस व्यवस्था को खत्म करवा दिया गया है राष्ट्रवादी नेताओं के दबाव के चलते। अगला ऑप्शन, अगला सवाल है, किन भारतीय उद्यमियों ने, यानी भारतीय बिजनेसमैन ने 1860 के दशक से दुनिया भर के बंदरगाहों पर, यानी सी पोर्ट है वहाँ पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल लिए हैं? तो पहला ऑप्शन है पंजाबी समुदाय ने, दूसरा ऑप्शन है हैदराबादी सिंधी समुदाय ने, तीसरा राजस्थानी लोगों ने और चौथा तमिल समुदाय ने। तो इसका सही जवाब है हैदराबादी सिंधी समुदाय, जो आज के पाकिस्तान में है। यहाँ के बिजनेसमैन ने, व्यापारियों ने यूरोप के, अफ्रीका के, अमेरिका के जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं, यहाँ पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल लिए गए, जहाँ पे लोग जाकर के ना सामान खरीदते हैं। अगला ऑप्शन है 1800 से लेकर के ना 1870 तक सूती कपड़े का निर्यात कितना गिर गया था? यानी भारत से जो सूती कपड़ा भेजा जाता है यूरोप में, विशेषकर इंग्लैंड में, उसमें कितनी गिरावट आती है? तो पहला ऑप्शन है 30% से 3% तक, यानी पहले 30% था, उससे घट के 3% हो गया, 20 से 5% तक। सी ऑप्शन है 15 से 1% तक और डी ऑप्शन है 30% से 10% तक। तो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, 30% भागीदारी थी भारतीय कपड़े की 1800 में, जो 70 साल के बाद घट करके केवल 3% रह गया था। अगला सवाल, 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात कितने प्रतिशत हुआ, बढ़ गया? देखो दोनों चीज़ें हैं, पहले तैयार माल भेजते थे हम, उसमें तो गिरावट आ गई है, और जो अब कच्चा माल भेज रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो कितना % बढ़ोतरी हुई है? 10% से 40%, 5% से 35%, 15% से 50% और 20% से 40%। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, 5% से 35% तक इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध किन दो ग्रुपों या समूह में या ग्रुप्स में होता है? पहला ऑप्शन है मित्र देश और केंद्रीय शक्तियों के बीच, दूसरा ऑप्शन है अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच, तीसरा ऑप्शन है
अलाइज पावर और एक्सिस पावर के बीच, और चौथा है ए और सी। तो ए और सी दोनों एक ही बात है। मित्र देश है उनको अलाइज पावर भी कहते हैं और केंद्रीय शक्तियाँ उनको एक्सिस पावर भी कहते हैं। तो मित्र जो देश है उसमें मूल रूप से इंग्लैंड है, फ्रांस है, रशिया है, यूएसए है, और एक्सिस पावर में वो बेसिकली इसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है और टर्की है, ये ग्रुप्स होते हैं। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध में कितने लोग मारे गए हैं? लगभग 1 करोड़, लगभग 2 करोड़, लगभग 3 करोड़ और लगभग 4 करोड़। तो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, लगभग 1 करोड़, लगभग 90 लाख सैनिक मतलब लोग मारे जाते हैं। तो लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग मारे जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सेकंड क्वेश्चन, प्रसिद्ध कार निर्माता हेनरी फोर्ड किस देश से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन यूएसए, दूसरा फ्रांस, तीसरा ब्रिटेन, चौथा ए ऑप्शन यूएसए। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब और किस देश से हुई? पहला ऑप्शन है 1929 में इंग्लैंड से, दूसरा ऑप्शन 1929 में यूएसए से, तीसरा 1929 में रूस से, चौथा 1929 में जर्मनी से। यानी कि 400, चौथा ऑप्शन, सभी ऑप्शन में 1929 है, तो इसका मतलब है 1929 से तो है ही है। सही जवाब है इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन, 1929 से यूएसए में ये महामंदी की शुरुआत। महामंदी का मतलब है बिल्कुल मंदी आ जाने, चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर जाना और कस्टमर ना मिलना, उस कंडीशन को महामंदी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत यूएसए से होती है और उसके बाद ये पूरे दुनिया में फैल जाता है। अगला सवाल, 1929 से 1933 के बीच लगभग कितने बैंक बंद हो चुके थे या दिवालिया हो चुके थे? पहला ऑप्शन है लगभग 1000, दूसरा ऑप्शन लगभग 4000, तीसरा ऑप्शन लगभग 5000 और चौथा ऑप्शन लगभग 8000। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, लगभग 4000 बैंक है जो बिल्कुल बंद हो गए थे, दिवालिया हुए थे, बर्बाद हो गए थे। अगला क्वेश्चन 1929 अगला क्वेश्चन है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50 मतलब कितना परसेंट, सो इस क्वेश्चन में ही ये आंसर आ गया इसी प्रकार से 50% तक गिर गई है। तो इसको क्वेश्चन को पूछने का मतलब ही नहीं है, फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो गेहूं की कीमत है इस दौरान, जब महामंदी का दौरान है, तो 50% तक गिर जाती है भारत से। सीधी सी मतलब है कि कीमतें बहुत ज़्यादा गिर गई हैं। अगर इसी समय हम कपास की बात करते हैं तो कपास की कीमत लगभग 60% तक गिर जाती है। अगला सवाल, दूसरे विश्व युद्ध में एक्सिस या धुरी शक्तियाँ या केंद्रीय शक्तियाँ, तीनों एक मतलब है। एक्सिस पावर कह लीजिएगा, धुरी शक्तियाँ कह लीजिएगा, या फिर हाँ, तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो पहला ऑप्शन है जर्मनी, जापान और चीन, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, इटली और चीन, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, इटली और जापान, चौथा ऑप्शन है जर्मनी, चीन और फ्रांस। तो इसका सही जवाब है जर्मनी, इटली और जापान, सी ऑप्शन। ये 3 देश हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ग्रुप में होते हैं, एक्सिस ग्रुप में होते हैं, केंद्रीय शक्तियों में या ध्रुवीय शक्तियों में उसमें होते हैं, दूसरी साइड में अलाइज पावर हैं। अगला सवाल, दूसरे विश्व युद्ध में कितने लोग मारे गए थे? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन ए 4 करोड़, ऑप्शन बी 6 करोड़, ऑप्शन सी 8 करोड़ और ऑप्शन डी 10 करोड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 करोड़ के आसपास लोग मारे जाते हैं। अगला सवाल, ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स किस देश से संबंधित है? यानी कि ये जगह है किस देश में है, ये बताना आपको। पहला ऑप्शन यूएसए, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, चौथा जर्मनी। तो सही ऑप्शन है यूएसए, ये दोनों जगह यूएसए में है। अगला सवाल, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस लिए की गई थी? पहला, विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए, दूसरा
विभिन्न देशों को कर्ज देने के लिए, तीसरा अमेरिका को शक्तिशाली बनाने के लिए, और चौथा सभी देशों में आपस में समझौता करने के लिए। तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन है, विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल, IMF और WB यानी वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने कब काम करना शुरू किया? तो ऑप्शंस आपके 1945, 1946, 1947, 1948। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। जब भारत आज़ाद होता है उसी समय से, उसी साल से ही IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी काम करना शुरू कर दिया था। अगला सवाल, 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की सालाना वृद्धि दर कितनी होती है, या दुनिया में जो ट्रेड है उसमें कितना % ग्रोथ होती है? ऑप्शन ए है 4%, बी 6%, सी 8% और डी 10%। सही जवाब है सी ऑप्शन, 8% इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें बढ़ोतरी होती है। हालांकि अगर दुनिया की इनकम की बात करें तो लगभग 5% है जो दुनिया की जो इकोनॉमी है वो इसमें ग्रो करती है। अगला सवाल, NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कितने देश जुड़ करके अपना एक अलग ग्रुप बनाते हैं? तो G77, G60, G7, G5, G20। तो सही ऑप्शन है ए G77। देश मिलकर के ना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक है वो बेसिकली यूरोपियन जो कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उनके हितों को ध्यान में रख के बनाया गया था। इसलिए जो बाकी कंट्रीज़ है, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वो एक नया ग्रुप बनाते हैं जिसको G77 के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, किस दशक से विनिमय की स्थिर दर व्यवस्था खत्म हो गई, फ्लॉप हो गई, फेल हो गई? यानी कि पहले दुनिया के विभिन्न मुद्राओं में जो विनिमय होता था, लेन देन होता था, उसका फिक्स एक रेशियो बना हुआ था। दुनिया की जो करेंसी है वो अमेरिकी डॉलर के साथ कनेक्टेड थी, और डॉलर की जो रेशियो है वो गोल्ड के साथ फिक्स कर रखी थी, और 35 ऑन्स एक डॉलर के बराबर रखा गया था। लेकिन ये व्यवस्था, सिस्टम कब फ्लॉप हो गया था? ऑप्शंस आपके हैं, ए 1950 के दशक में, बी 1960 के दशक तक, सी 1970 के दशक तक, और डी 1980 के दशक तक। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, 1960 के दशक के आखिर तक ये व्यवस्था फ्लॉप हो गई थी और इसकी जगह पर अस्थिर विनिमय व्यवस्था को लागू किया गया। अगला सवाल, चीन में किस समय से नई आर्थिक नीतियों को अपनाया गया? आप लोग जानते हैं कि जैसे चीन आज़ाद होता है, क्रांति होती है चीन में 1949 में, उसके बाद चीन बिल्कुल अलग थलग हो जाता है। लेकिन किस दशक से वहाँ पे पुराना सिस्टम, पुरानी नीतियाँ छोड़ करके नई आर्थिक नीतियों को अपनाया जाता है? ए ऑप्शन 1960 का दशक, बी 1970 का दशक, सी 1980 का दशक, और डी 1990 का दशक। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, 1970 का दशक है, जिसमें चीन अपनी पुरानी पॉलिसी को छोड़ करके नई आर्थिक नीतियों को अपनाता है और अपने मार्केट को दुनिया के मार्केट्स के लिए खोल देता है, और बड़े लेवल पे वहाँ पे फिर मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट करती है, और उसकी वजह से चाइना फिर काफ़ी ग्रो करता है। लास्ट सवाल है इस वीडियो का, पिछले 2 दशकों से विश्व की उभरती हुई 3 आर्थिक शक्तियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन है भारत, चीन, जापान, बी ऑप्शन है भारत, चीन, ब्राज़ील, सी ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, और डी ऑप्शन है भारत, चीन और जर्मनी। सही ऑप्शन इसका बी ऑप्शन है भारत, चीन और ब्राज़ील। हालांकि चीन आज काफ़ी ताकतवर बन चुका है, शक्तिशाली बन चुका है, लेकिन पिछले 2 दशकों में ये 3 देश हैं जो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये वीडियो था, काफ़ी लेंदी वीडियो हुआ है, लंबा वीडियो हुआ है, लेकिन आप जब इस 40 क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे चैप्टर में कहीं से भी कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, और इन MCQ से बाहर कोई भी क्वेश्चंस बचता ही नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।